हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। आइए इसकी शुरुआत भी बच्चों में क्या स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों, क्या कभी उदास मत होना ढलते शाम की तरह, जिंदगी जीना तो उगते सूरज की तरह। कभी उदास मत होना ढलते शाम की तरह, जिंदगी जीना तो सूरज की तरह। बच्चों, जिंदगी में आएंगे बहुत सारे मोड़, उसका डट का मुकाबला करना शेर की तरह। और हाँ, कभी डर के भाग मत जाना गिदड़ की तरह। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्प्लवकता पर। उत्प्लवकता क्या होता है? उत्प्लवकता। साथ में इसके साथ बात करेंगे उत्प्लावन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। आइए, उत्प्लवकता क्या होता है? सबसे पहले आपने बच्चों फील किया होगा, महसूस किया होगा कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो पानी में वो वस्तु हल्का महसूस होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी कुएं से पानी निकालो बाल्टी से। आपका बाल्टी जब तक कुएं के अंदर रहेगा, पानी के अंदर रहेगा, कुएं के अंदर नहीं, पानी के अंदर रहेगा, तब तक आप रस्सी से जब खींचोगे बाल्टी को हल्का महसूस होगा। परंतु जैसे जैसे ही आपका जो बाल्टी है वो पानी से ऊपर जाएगा, आपको भारी महसूस होने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों? दूसरा, कभी कभी आप नदी में स्नान किए हो? नदी, तालाब, खाई में स्नान करके देखना। जैसे ही आप पानी में कूदोगे तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे पानी हमें ऊपर की तरफ धकेल रही है, हमें उठाना चाहती है। मतलब पानी में आप हल्का महसूस हो जाओगे, आपका वजन कम जाता है, ऐसा महसूस होता है। कहना ये चाह रहे थे हम फाइनली कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है, पानी में कम जाता है। ऐसा क्यों? यस, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले समझेंगे कि उत्प्लवकता क्या होता है, उत्प्लावन क्या होता है। तो आओ हम बात करते हैं उत्प्लवकता पर। बच्चों, जब किसी वस्तु को हम जल में डालते हैं, पानी में डालते हैं या गैस में, दो चीज, किसी भी द्रव में डालेंगे या किसी गैस में डालेंगे, तो उस वस्तु पर बच्चों एक बल लगता है। उस बल को हम उत्प्लवकता कहते हैं। हम जो बोले उसको समझो। ये हमारे पास कोई बर्तन है और इस बर्तन में ये आपका पानी है। पानी ही क्यों? कुछ मान लो पूरे द्रव की बात हो रहा है, सभी द्रव में, ऐसा नहीं कि केवल जल में होता है। चलो ये द्रव है, तो बच्चों द्रव में कोई वस्तु हम लाके डाल दिए, ये वस्तु है, तो जो द्रव है वस्तु के ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। नहीं, सब जो द्रव है ना, वस्तु को नीचे से धकेलेगा, ऐसे करके पुश करेगा, पुश धकेलेगा, बल लगाता है। इस बल को उत्प्लवकता कहते हैं। यही कारण है कि जल में कोई वस्तु हमें हल्का लग रहा था। क्यों हल्का लग रहा था? क्योंकि जैसे ही हम पानी में थे तो पानी में अंदर की तरफ से, पानी के अंदर से, द्रव के अंदर से, जल के अंदर से वो हमको धकेल रहा था ऊपर की तरफ। यस, उस बल को उत्प्लवकता कहते हैं। आपसे पूछे कि उत्प्लवकता क्या है? बच्चा, मेरे ये बल है, फोर्स है, फोर्स। अब कौन सा बल है, कहाँ लगता है? तो कोई भी पदार्थ को या तो आप गैस में जाके रख दोगे या तो आप किसी द्रव में रखोगे, तब वो गैस या द्रव वस्तु को ऊपर की तरफ, इसको ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेगा, धकेलेगा। इस बल को हम उत्प्लवकता कहते हैं। उत्प्लावन, इस पूरे घटना को हम उत्प्लावन कहते हैं। बात पकड़ में आए? देखो, उत्प्लावन घटना है। सर कैसी घटना है? हमने क्या देखा कि जब कोई वस्तु को हम द्रव में डालें, या सिर्फ ये हमारे पास कोई बीकर है, इस बार बच्चों इसमें हमारा गैस है,
है ना। इस बार एक गैस है, ठीक है, गैस। इसमें क्या था, द्रव था। अब गैस में या द्रव में, दोनों में कोई वस्तु को लाके रख दिए, जैसा कि देख सकते हो यस, ये हमारा वस्तु है। तो जैसे ही द्रव या गैस में हम वस्तु को लाते हैं, वैसे ही इस वस्तु के ऊपर एक बल एक्ट करता है, बल लगने लगता है ऊपर की तरफ। इस बल को जो ऊपर की तरफ लग रहा है, इसको धकेल रहा है ना, धकेल रहा है। तो इस बल को हम उत्प्लावकता कहते हैं। और इस घटना को, कौन सी घटना को, कि हम जैसे ही द्रव में हम वस्तु को रखे, उसके ऊपर बल लगने लगा, जैसे ही वस्तु को हम गैस में रखे लगे, उसके ऊपर बल लगने लगा। ये कैसी घटना है? हाँ, जैसे ही बाहर निकालोगे तो ऐसा नहीं कि बल नहीं लगे, बाहर निकालोगे तो अपना गुरुत्व बल तो लगेगा ही लगे। इसके अंदर भी गुरुत्व बल लग रहा है, ऐसा नहीं कि वहां गुरुत्व बल खत्म हो गया, हम बात करेंगे अभी। लेकिन गुरुत्व बल के अतिरिक्त, गुरुत्व बल को छोड़कर एक और बल लगता है। कब? वस्तु को हम द्रव में ले जाए या गैस में ले जाए तब। और उस बल को, है ना, उस बल को हम उत्प्लावकता कहते हैं। और इस घटना को कि जाएंगे बल लगेगा, इस घटना को उत्प्लावन कहते हैं। आगे बढ़ाते हैं कहानी। चलिए आप बच्चों, हम लोग बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपने क्या देखा बच्चों? आपने देखा कि कोई भी वस्तु को हम गैस में या द्रव में डालते हैं तो उस पर ऊपर एक बल लगता है, उस बल को उत्प्लावकता और घटना को उत्प्लावन, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? अब देखो, जब हम किसी वस्तु को द्रव या गैस में डालते हैं तो उसके ऊपर एक बल लगता है, और उस बल के कारण वस्तु के भार में कमी आ जाता है, वस्तु का भार कम जाता है। तो आर्किमिडीज जी ने बताया, एक यूनान के वैज्ञानिक थे, 287 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग की कहानी है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु को आप पानी में, द्रव में या चाहे तो आप गैस में डुबाओगे तो उसका भार कम जाएगा, उसके भार में एक आभासी कमी आएगा। भार में क्या आएगा? आभासी कमी। आभासी कमी का क्या मीनिंग है? कि भार आपको कुछ कम महसूस होगा। जैसे देख सकते हो, ये हमारा पदार्थ है और ये हमारा गैस है। तो गैस में इस पदार्थ को लाके रख दिए, तो इस पदार्थ के भार में कमी आएगा। इस पदार्थ का जो ओरिजिनल भार था उतना भार नहीं होगा, बल्कि उसके अपेक्षा उसका भार कम जाएगा। तो आर्किमिडीज से पूछा गया कि भार में कितना कमी आएगा, कितना भार कम जाएगा। तो आर्किमिडीज जी ने आंसर दिया बच्चों कि आप जिस वस्तु को डुबा रहे हो उस वस्तु के द्वारा जितना द्रव या गैस वहां से विस्थापित होगा उतना उसके भार में कमी आ जाएगा। जैसे ये वस्तु है, अब ये वस्तु पूरा के पूरा बच्चों पानी में डूब गया है। तो इस वस्तु जैसे, ये वस्तु जैसे, सॉरी गैस में, ये वस्तु पूरा गैस में डूब गया। तो जैसे ही वस्तु को आप गैस में डुबाए हो तो वस्तु यहां से क्या किया, जितना बड़ा वस्तु है वहां से इस सब गैस को हटा दिया और खुद वहां जाके शिफ्ट हो गया। तो यहां से बच्चा जितना गैस हटा है इस वस्तु द्वारा, 2 kg, 3 kg, 4 kg, मान लेते हैं 4 kg का गैस यहां से हट गया वस्तु को रखने से, तो वस्तु का वेट में कितना कमी होगा? तो वेट बराबर W बराबर mg, 4 है, g के मान 9.8 यानी 8 चौ 32, 9 चौ
39, 392 न्यूटन उसका भार कम जाएगा। तो आर्किमिडीज जी क्या बोले हैं, समझ में आया होगा। अब दराब के लिए दिखाते हैं। अब देखो, ये हमारे पास कोई बीकर है और इस बीकर में जल है या कोई भी दराब है। ये हमारे पास कोई दराब है। तो आर्किमिडीज जी क्या बोले थे बच्चों कि इसमें कोई हम वस्तु ला के अगर रख देंगे, देखिए ये हमारा कोई वस्तु है, तो ये वस्तु मान लेते हैं ये वस्तु ऊपर 20 केजी का है, हवा में, है ना, हवा में 20 केजी का है। तो आर्किमिडीज जी बोले कि जैसे इस वस्तु को आप दराब में लाकर डुबाओगे तो इसका भार कम जाएगा। पूछे कितना भार कम जाएगा, तो इन्होंने कहा कि इस वस्तु का जितना भाग दराब या गैस में रहेगा, जैसे आप देख सकते हैं इतना भाग, इसका बाकी शेष भाग तो ऊपर है, इतना भाग बच्चों हमारा दराब के अंदर है। तो इस भाग द्वारा यहां से जितना भी दराब या गैस को हटाएगा, यहां देखिए दराब और गैस भरा हुआ है, तो यहां से जितना दराब या गैस हटा है, दराब या गैस का जितना भार हटा है एग्जैक्टली उतना ही भार इसका कम जाएगा। मान लेते हैं यहां पर दराब ना 2 केजी था, 2 केजी हट गया है, तो कितना भार कम गया, तो W बराबर mg बच्चा m यानी 2 g का मान 9.8 यानी बच्चा 8 दूनी 16 9 दूनी 18 19 19.6 न्यूटन का भार कम जाएगा। और ये वस्तु और नीचे लाओगे, चलो हमने और इस वस्तु को नीचे लिया है, चलो इसका कुछ अंश और आ गया। अब इसका जो कुछ अंश और आया है वो कुछ और यहां से दराब को हटाएगा, यहां कुछ दराब आया तो कुछ और दराब को हटाएगा, तो जितना दराब को और हटाएगा उतना भार और कम जाएगा। अब ये वस्तु पूरी तरह से जल के अंदर डूब गया। अब ये वस्तु द्वारा इतने स्पेस से, इतने जगह से जितना दराब का भार हटा है, जितना दराब का भार हटा है उतना भार वस्तु का कम जाएगा। ये बोले थे आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, क्लियर, डन। कोई दिक्कत है तो लाइक शेयर और कमेंट करना, ठीक है। चलो देखो कुछ नहीं बोले थे, सिंपल है, बहुत इजी सा फंडा है। क्या आर्किमिडीज जी बोले कि कोई वस्तु है उसको दराब में, पानी में या गैस में रखो तो अगर भार कम जाएगा। बोले कितना कमेगा, तो बोले भाई जितना डुबाओ तुम्हारा जितना वस्तु डूबेगा, अब वस्तु जितना डूबा जितना हटा सकता है, जितना वहां से दराब को हटाया गैस को 2 केजी 3 केजी 4 केजी उसके भार के बराबर उसका भार कम जाएगा। बात समझे कि ना समझे, बस। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं वस्तुओं के उत्प्लावन पर। वस्तुओं का उत्प्लावन की वस्तु जल में कैसे तैरती है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु जल में कैसे तैरती है। कोई भी वस्तु जल में तैरती है बच्चों, इसका सिद्धांत इस पर बताने जा रहे हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत को अगर लिखना चाहो तो हम बोल देते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव या गैस में डुबाया जाता है तो उसके भार में एक कमी आती है और वह कमी वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। चलिए, तो वस्तु का उत्प्लावन मतलब वस्तु कैसे तैरती है जल में। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना, देखना इसको। ये बच्चों ये हमारा कोई दराब है, ठीक है। तो बच्चों दराब में जब हम कोई वस्तु को लाके रखते हैं, डुबाते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही वस्तु को हम दराब में रखें तो वस्तु क्या करता है, ऊपर की तरफ इसको बल लगाता है, जैसा कि हमने लेक्चर के शुरू में ही बताया। वस्तु को जैसे ही हम दराब में लाके रखेंगे तो उस पर एक आभासी बल ऑटोमेटिक
भूताहा बल, स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाता है। भूत पिशाच, उत्प्लावन बल को कह सकते हो कि उत्प्लावकता जो है भूत पिशाच है। जैसे ही वस्तु आएगा उस पर लगाना शुरू करेगा। तो बच्चों ये बल लग रहा है, कौन बल लग रहा है? उत्प्लावकता। एक चीज और बच्चों, जब हम किसी वस्तु को जल में लाते हैं तो वहां दो प्रकार के बल लगता है। पहला तो उत्प्लावकता, पानी के वस्तु के ऊपर की तरफ। दूसरा बच्चों, वस्तु के नीचे की तरफ वस्तु का भार, जिसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। और इसी को हम वस्तु का भार कहते हैं। तो बच्चों दूसरा, वस्तु का जो भार है वो हमेशा वस्तु को नीचे की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पर एक बल लग रहा है नीचे की तरफ, गुरुत्व बल, जो वस्तु का भार है उसको हम W1 कह रहे हैं। एक बल जो कि उत्प्लावकता है, जो पानी लगा रहा है, दराब लगा रहा है वस्तु के ऊपर की तरफ, उसको हम W2 कह रहे हैं। W2 हमारा उत्प्लावकता हो गया, मतलब वस्तु पर दराब द्वारा लगाया गया बल। W1 क्या है? वस्तु का भार, जो वस्तु दराब पर नीचे की तरफ लगा रहा है। ठीक, तो इस बात को हमेशा ध्यान देना कि जब भी कोई वस्तु दराब में आए, दराब में डुबाया जाए, तो वहां दो प्रकार के बल लगता है। एक तो ऊपर की तरफ, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं, ये दराब लगाता है वस्तु जो पानी में जाती है। दूसरा वस्तु का भार, जो कि वो हमेशा नीचे जाना चाहता है, नीचे, गुरुत्व बल जिसे हम कहते हैं, उसको W1। अब बच्चों केस नंबर 1, जब W1 W2 के से बड़ा हो जाए। W1 क्या है बच्चों? भार, यानी गुरुत्व बल कह सकते हैं, जो बोलना चाहो। चलो, गुरुत्व बल, ये भार बोल, यानी वस्तु का भार बड़ा है। किससे बच्चों? उत्प्लावकता से। उत्प्लावकता एकदम बहुत ही थियोरेटिकल है, एकदम प्यार से और ध्यान पूर्वक समझना है। एक स्टेटमेंट बोल दे का, चलो बोल देते हैं। कहते हैं बच्चों कि बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। बस 2 कदम दूर हर किनारा होगा, सोचो कितना खूबसूरत वो नजारा होगा। जो मैं कहूंगा वो करना, फिर देखना जो तुम चाहोगे वो तुम्हारा होगा। कमेंट करो। चल, तो बच्चों यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु पर 2 प्रकार के बल, एक तो उत्प्लावकता ऊपर, दूसरा गुरुत्व बल नीचे। यहाँ क्या कर रहे हैं कि गुरुत्व बल यानी ए, वस्तु का भार W1 ज्यादा है, उत्प्लावकता ऊपर की तरफ लगने वाला बल कम है। W1 ज्यादा, वस्तु का भार ज्यादा, W2 कम। तो क्या होगा इस केस में बच्चों? जब वस्तु पर जो भार है वो ज्यादा रहेगा और उत्प्लावकता बल जो वस्तु को ऊपर की तरफ धकेल रहा है कम रहेगा, तो इस सिचुएशन में, पहला केस में, वस्तु जल में यानी दराब में डूब जाएगा। कहानी खत्म, क्लोज। दूसरा, ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाला जो नीचे से उत्प्लावकता धकेल रहा है ना, वही काम है, और ऊपर वाला ज्यादा है तो वस्तु धकेले चल जाएगा। अब देखो तुम समझो। ये W2 है जो ऊपर की तरफ लगा रहा है। W2 को कुछ मान लेते हैं कि 20 न्यूटन है। यस, और ऊपर की तरफ से कौन लगा रहा है? W1 भार, नीचे की तरफ इसको ढकेल रहा है ऐसे, W1। इसको मान लो, यहाँ देख लो ध्यान से, W1 बड़ा है, W2 छोटा। तो W2 को हम 20 न्यूटन माने, तो W1 इससे बड़ा, तो कुछ मान लेते हैं 25 न्यूटन। अब बताओ, इस वस्तु पे 2 बल, ऊपर की तरफ 20 न्यूटन और नीचे की तरफ 25 न्यूटन। बताओ वस्तु किधर जाएगा? नीचे जाएगा। अतः ये वस्तु जाके बच्चों नीचे जाएगा और पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। इसका कहानी करो खत्म। ठीक, चल दूसरा बच्चों, W1 बराबर W2। इसका मतलब कि वस्तु जो गुरुत्व बल लगा रहा है, वस्तु का जो भार है, एग्जैक्टली नीचे से वस्तु पर जो उत्प्लावकता लग रहा है W2, वो दोनों आपस में बराबर है। तब इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा बच्चों कि वस्तु जल में पूर्णतः डूबकर तैरते रहेगा।
इसका मीनिंग ये है, जो वस्तु का आप नज़ारा देख रहे हो, वस्तु ऐसा ना होगा तो वस्तु कैसा होगा, वस्तु को बता देते हैं कैसा होगा। थोड़ा सा अलग फिगर बना, एग्जैक्टली इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, थोड़ा समझना, मैनेज कर लेना। हाँ चलो, ये हमारा है क्या बच्चों, जब W1 W2 के बराबर हो जाएगा था मतलब गुरुत्व वाला नहीं, वस्तु का भार और उत्प्लावकता जो नीचे से लगा रहा दोनों बराबर हो जाएगा था, तो जो वस्तु है ना वो ऐसे न रहेगा, एकदम पूरी तरह से पानी का जो लेयर है उसके नीचे आ जाएगा और हमेशा तैरते रहेगा, इसमें तैरते रहेगा। ध्यान देना, इसमें नीचे नहीं बैठेगा बस पानी का जो पहला लेयर है, पानी का जो लेयर देख रहे हो ऊपर वाला, एग्जैक्टली उस लेयर के नीचे जाएगा। अब तुम ऊपर से वस्तु को देख पाओगे कि मेरा वस्तु यह है, जैसे जल है, जल से थोड़ा नीचे रहेगा और तुम देख पाओगे और इसी में तैरते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। परंतु पहले वाला केस में W बराबर W2 से था, ये हमेशा नीचे आएगा और नीचे आके बच्चों एक पेंदी में बैठ जाएगा, बात समझे। लेकिन इस केस में जल के जस्ट एकदम, जल है ना, पानी के लेयर के नीचे से थोड़ा सा नीचे, ऊपर मेरे कुछ भी मतलब वस्तु का कुछ भी अंश दिखाई नहीं देगा, वो पानी में चला जाएगा और तैरते रहेगा। आप ऊपर से देख सकते हो, जैसे लकड़ी वगैरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है। चलिए तीसरा केस में मेरे मुन्ना W2 यानी उत्प्लावकता बड़ा हो गया, किससे, W1 से, यानी नीचे वाला बल इस पे ज्यादा है, ऊपर वाला बल कम है, तो इस केस में उत्प्लावकता ज्यादा रहेगा तब, और गुरुत्व बल भार कम रहेगा तब। इस केस में बच्चों वस्तु जल में अंशतः डूबकर तैरते रहेगी। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये है बच्चों कि ये जो वस्तु आप देख रहे हो, वो वस्तु कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, इसको मिटा देते हैं, ऐसा ये वस्तु बच्चों आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचे रहेगा ऐसे, और तैरते हुए चला जाएगा, आगे बढ़, मान लेते धारा इस दिशा में तो इस तरह से चला जाएगा। तो तीनों के समझ में आ गया। पहला जब W1 W2 से बड़ा तो वस्तु नीचे जाके पेंदी में बढ़ जाएगा, दूसरा W1 W2 के बराबर तब इसके नीचे वाले लेयर में चला जाएगा, एग्जैक्टली इस तरह से तैरते रहेगा, ऊपर से आपको दिखाई देगा। तीसरा जब W2 उत्प्लावकता बड़ा हो जाए, गुरुत्व बल यानी भार कम हो जाए, तो इस केस में वस्तु आधा जल के नीचे रहेगा, आधा ऊपर रहेगा। हो सकता है कि आधा से ज्यादा अंश नीचे रहे, लेकिन इसका कुछ पार्ट जरूर जल के ऊपर रहेगा। जैसे लकड़ी के देखो, लकड़ी के जब पानी में डुबाओगे तो उसका कुछ पार्ट नीचे रहता है, एक मिनट मुन्ना, और उसका कुछ पार्ट ऊपर रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें जो W2 होता है W1 के बराबर होता है, ठीक। बाकी शेष एक चीज और होता है बच्चों, आप इन सभी चीजों को समझना चाहोगे सर कोई वस्तु कैसे पानी में तैरता है, तो आप समझ गए कि पानी में तैरने के लिए हमारे पास उत्प्लावकता बल उसके भार से ज्यादा होना चाहिए, तभी तैरेगा, या तो बराबर होना चाहिए। इस केस में तो खैर डूब के तैर देगा, और जब W1 बड़ा हो जाएगा W2 छोटा हो जाएगा तो बिल्कुल डूब जाएगा, लेयर में जाके बढ़ जाएगा। जैसे पत्थर, मिट्टी और ईंट वगैरह को पानी में डालते हो ना, तो वो हमेशा के लिए नीचे चला जाता है, क्योंकि उसका गुरुत्व बल जो है ना वो ज्यादा हो जाता है उत्प्लावकता बल से, ठीक। बाकी से एक चीज और बचा बच्चों, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम तो छोड़ ही दिए थे। चलिए ये था आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत, अब बताते हैं पास्कल का नियम। तो वस्तु को तैरने के लिए क्या चाहिए, आप लोग समझ गए, वस्तु को तैरने के लिए उत्प्लावकता बल गुरुत्व बल से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके आपको वस्तु तैरेगी और अंशतः तैरेगी, आधा जल के अंदर रहेगा, आधा जल के ऊपर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई पास्कल का नियम क्या होता है। पास्कल, हाँ, अब ये क्या बोले, ये भी बहुत अच्छा चीज बोले। पास्कल जी बोले ना कि किसी बंद वक्र के कोई बंद वस्तु के अगर अंदर द्रव हो या गैस हो, जैसे देखिए ये हमारे पास कोई बंद मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे बंद है, कोई बंद वस्तु है, और बस बंद वस्तु के अंदर बच्चों ये हमारे पास द्रव है।
तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आप वस्तु के किसी भाग पे दाब डालोगे, चलो यहां पर हमने वस्तु को दबाया इस तरह से, ऐसे ऐसे, तो बोले कि यहां पर जितना भी द्रव या गैस है वो समान रूप से चारों दिशा में समान रूप से फैलेंगे। पहले बात को पकड़िए, आर्किमिडीज पास्कल का नियम, पास्कल जी बोले कि किसी बंद वस्तु के अंदर या तो आपके पास द्रव रहे या गैस रहे, द्रव या गैस है, और आपने उस बंद वस्तु के किसी भाग को दबाया है, जैसे हम यहां दबाए ऐसे करके, तो उस भाग का जितना भी द्रव या गैस रहेगा वहां से सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होना शुरू हो जाएगा, जाना शुरू हो जाएगा। देख लो, देख रहे हो, ये बिल्कुल बंद है, टूट गया तो भाई सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये बंद है, यहां देख सकते हो मान दी हमने, अब इस द्रव से भरा हुआ है, अब इसके किसी एक भाग पे हम दबा रहे हैं यहाँ पे, तब जल देखो ऊपर जा रहा है। ऐसे इतना भर दिए हैं मेरे लाल, ज़्यादा भर दिए हैं, घर पे जाकर तुम लोग करना, ठीक है, मेरा ज़्यादा फूल हो गया, क्षमा चाहेंगे आप सभी से। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे हम दबाए, या जैसे ही दबाए तो देखिए द्रव यहाँ से सब ऊपर, यहाँ से देखिए अभी ऐसे है, अब जैसे ही दबाए तो यहाँ से देखिए द्रव ऊपर वाले दिशा में आ गया। तो यहाँ से जितना भी द्रव को हम दबा रहे हैं ना, सब के सब चारों पट्टी यहाँ से ऐसे 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 चारों दिशा में समान रूप से वितरित हुआ है। यही कहता है पास्कल के नियम कि किसी भी बंद वक्र, किसी भी बंद वस्तु के अंदर अगर द्रव या गैस है और उसके किसी एक भाग को दाबोगे तो उस भाग में जो द्रव या गैस रहेगा वो समान रूप से सभी दिशाओं में वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे इसमें द्रव है, अब इसको हम एक भाग को नीचे वाला दबा रहे हैं तो यहाँ से देखिए ऊपर की तरफ, सब ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ से जो सब ऊपर की तरफ गया है ना, तो समान रूप से, मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये भाई गिर जाएगा मेरा लाल। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को, लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसको लिखना है तो लिख लो। कैसे लिखोगे कि किसी बंद वस्तु के अंदर अगर द्रव या गैस है और उसके किसी एक भाग को हम दबाते हैं तो उस भाग में उपस्थित द्रव या गैस इस बंद वक्र के सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होना हो जाते हैं, सभी दिशा में समान रूप से। जैसे यहाँ है तो सब चारों पट्टी जाएगा, यहाँ है चारों दिशाओं में जाएगा, यहाँ दबोगे तो यहाँ के जो भी द्रव या गैस है चारों दिशा में वितरित होगा, यहाँ जो भी है चारों दिशा में। ठीक, इसी तरह से यहाँ जो भी है फोड़ दें, बोलो विश्वकर्मा बाबा की जय। नहीं फोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।